कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखा था। यदि ये क्लास आप अंत तक देखते हो तो आपको वज्र गुणन विधि भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको इसमें 4 सवाल दे रखे हैं। प्रत्येक सवाल के हल की प्रकृति पता करनी है कि उसका हल अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वो ज्ञात करने के बाद यदि सवाल में अद्वितीय हल है तो ही आपको वज्र गुणन विधि लगानी है, अन्यथा आपको सवाल हल नहीं करना है। तो बच्चों हल की प्रकृति को हमने जब इस प्रश्नावली का बेसिक किया था तब अच्छी तरह से समझा था। अगर आपने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो सवाल में हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं कि इसका हल कैसा होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए अनुपातों में तुलना करते हैं, मतलब A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 में तुलना करते हैं और फिर पता करते हैं कि इसकी जो हल की प्रकृति है वो कैसी है। तो देखो पहले सवाल है तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि A1 कहाँ है, B1 कहाँ है, C1 कहाँ है। तो देखो यहाँ A1 समीकरण 1 में ये यहाँ A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो A1 का मान देखो x के गुणा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और फिर B1 का मान देखो ये होता है आपके -3 और C1 का मान ये होता है आपके -3। ठीक है। अब A2 का मान ये रहा आपके 3, B2 का मान ये रहा आपके -9 और C2 का मान ये रहा आपके -3। ठीक है, ये मान आपको ध्यान में होने चाहिए। अब तुलना करेंगे A1 बटा A2, तो A1 है आपके 1 और A2 है आपके 3, तो ये आ गया 1/3। अब फिर करेंगे B1 बटा B2, B1 है -3 और B2 है -9, माइनस से माइनस कट गया, इसमें 3 का भाग 1 बार और इसमें 3 का भाग 3 बार। तो देखो इसका मान भी 1/3 और इसका मान भी 1/3। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आपको C1 और C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आते तो C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो अब C1 और C2 भी ज्ञात करो, C1 बटा C2। अब देखो C1 तो है -3 और C2 है -2, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया 3/2। तो देखो पहले वाले दोनों मान तो बराबर लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो ये स्थिति क्या बनती है आपके कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। मतलब पहले वाले दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं है। अगर बच्चों स्थिति ये आती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में जो हल की प्रकृति आती है वो आती है कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो आपको इस सवाल को वज्र गुणन विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आपको ऐसे प्रकृति चेक करनी है। आपको आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। उतारो पहले इसको, दूसरा देखते हैं। देखो इसका दूसरा सवाल बच्चों, यहाँ भी पहले प्रकृति चेक करेंगे हल की। तो पहले 5 का इधर पक्षांतर कर लेंगे, 8 का भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे। तो देखो 2x + y, ये प्लस का है तो माइनस का 5 बराबर में 0। यहाँ भी देखो 3x + 2y, ये 8 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। पहले हल की प्रकृति चेक करते हैं कि इसके हल कैसे होंगे। तो वही करते हैं A1 बटा A2। अब आप समझ ही जाओगे कि A1 कहाँ है, A2 कहाँ है। तो देखो A1 तो है 2, A2 है 3, दोनों में किसी का भाग नहीं जाता तो ये रह जाएगा। अब आएगा B1 बटा B2। अब देखो B1 y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1, B2 y के गुणा में 2, तो ये आ गया 1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 2/3 और यहाँ 1/2। अगर बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ क्या आया,
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। और अगर बेटा ये दोनों बराबर नहीं है तो स्थिति कैसी होती है? स्थिति में होता है आपके अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो हल कैसा होता है? अद्वितीय। और अद्वितीय हल है तो आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं वज्र गुणन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले तो हम x का मान लेते हैं भाई, और इसके नीचे मान लिखते हैं। तो देखो ये समीकरण है आपकी, तो यहाँ से x का मान लेंगे तो x लिखेंगे ना, तो x को भूल जाओ और बाकी ये दोनों मान आपको इसके नीचे लिखने हैं। x का मान नहीं लिखना है, बाकी दोनों मान आपको लिखने हैं। तो देखो यहाँ y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 और नीचे 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2। और पीछे देखो कितना है? -5 और -8। ठीक है, ये आपको x के नीचे लिखने हैं। समझ में आ गई भाई बात? x के मान को भूल जाओ, y के गुणा में 1, y के गुणा में 2, फिर -5 और -8। ठीक है, अब यहाँ लिखना है y के नीचे मान। तो देखो y के नीचे y के मान को भूल जाओ, पहले ही आएगा -5 और -8, -5 और -8। जहाँ से आपने मान को यहाँ छोड़ा था तो ये नंबर यहाँ आएगा वापस। ठीक है, यहाँ लास्ट ये समाप्त हो तो ये नंबर वापस आएगा। और आगे क्या? 2 और 3, क्योंकि y का तो लेना ही नहीं है। यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। अब देखो तीसरा, ये तो x का, ये y का, और तीसरा अचर पद है। तो अचर पद में यहाँ आएगा आपके 1 और 1 के मान आएंगे। देखो आपके, देखो ये रहा 1। ठीक है, अब 1 के मान, यहाँ 2 और यहाँ 3। 1 को भूल जाओ, बाकी दोनों लेने हैं। पहले 2 और 3, ये 2 और ये 3। देखो यहाँ ये वाला मान ही यहाँ आएगा, जहाँ छोड़ा है वही शुरू होगा। ठीक है, फिर 1 और 2, यहाँ आएगा 1 और 2। ठीक है, तो ऐसे मान आपको जमाने। देखो फर्स्ट और लास्ट बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको x, y और अचर पद का मान लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? आपको वज्र गुणा करना है। अब वज्र गुणा कैसे करोगे? पहले आप इन दोनों को गुणा करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप इन दोनों को गुणा करोगे। पहले आप यहाँ भी इन दोनों को गुणा करोगे और फिर आप यहाँ पर इन दोनों को गुणा करोगे। पहले यहाँ भी इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर यहाँ पर आप इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, समझ में आ गया? मान कैसे रखा हमने? x का मान रखा तो x को भूल जाओ। ठीक है, y यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, यहाँ -5 और -8। अब y का मान, y के मान को भूल जाओ, यहाँ -5, 8 और 2 और 3। अब अचर पद का तो इन दोनों का मान आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, अब गुणा करेंगे भाई। देखो कैसे है, x और इसके नीचे पहले ये दोनों गुणा, 8 एकम 8, ये माइनस का। ठीक है, अब ये दोनों 5 दूनी 10, ये माइनस का 10, और इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है ना, पहले ये दोनों गुणा, फिर ये दोनों गुणा, इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ बराबर y। ठीक है, अब देखो y में पहले ये दोनों गुणा, 5 थी 15, प्लस माइनस, माइनस का 15, और 8 दूनी 16, प्लस माइनस, माइनस का 16, और इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा आपके माइनस का। ठीक है, अब आगे देखो 1 बराबर में 1। अब देखो यहाँ पर ये पहले दोनों गुणा, 2 दूनी 4, अब 3 एकम 3, और इन दोनों के बीच चिन्ह आएगा किसका? माइनस का। ठीक है, तो ऐसे गुणा करना है। अब इनको हल करेंगे, x बटा माइनस का 8, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 10, बराबर y बटा माइनस का 15, माइनस माइनस हो गया प्लस का 16। ठीक है, बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया तो 1। आगे हल करो, x बटा 10 में से 8 गया तो 2, बराबर y बटा 16 में से 15 गया तो 1, बराबर 1 बटा 1। ठीक है, आ गया। अब ये कंप्लीट सोल्व होते हैं आपको क्या करना है? x के मान को तो एक बार इस 1 बटा 1 के बराबर लेना है, और y के मान को भी आपको 1 बटा 1 के बराबर लेना है। मतलब इसको एक बार इसके बराबर करेंगे और इसको एक बार इसके बराबर करेंगे। तो करते हैं भाई, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तो तिरछा गुणा करेंगे, x एकम x, 2 एकम 2। ठीक है, अब y को भी इन दोनों के बराबर करेंगे। तो देखो y बटा 1, ठीक है, बराबर 1 बटा 1, तिरछा गुणा, y एकम y बराबर 1 एकम 1। ये आ गया आपके y का मान और ये आ गया आपके x का मान। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर निकालने हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब
देखो इसका तीसरा सवाल, यहाँ भी पहले हल की प्रकृति चेक करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 का भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे, 40 का भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे। तो देखो 3x - 5y, ये प्लस का है तो माइनस का 20 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 1। यहाँ देखो 6x - 10y, ये 40 प्लस का है तो माइनस का, ठीक है, बराबर में 0, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब पहले हल की प्रकृति वही तुलना करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 में। तो देखो A1 बटा A2, A1 है 3, A2 है 6, ठीक है, दोनों में भाग जा रहा है आपके 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो B1 बटा B2, B1 कितना है माइनस का 5, B2 कितना है माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 2 बार। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों बराबर हैं। तो आपको C1 और C2 भी ज्ञात करना है। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो देखो C1 है माइनस का 20, C2 है माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये भी कितना आ गया 1/2, तीनों बराबर आ गए भाई। तो देखो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। अगर स्थिति ये आती है, तीनों बराबर आ जाते हैं, तो बच्चों इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, बहुत सारे उत्तर इसके आएंगे। अगर अनेक हल हैं तो आपको वज्र गुणन विधि से इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही आपको हल करना है। आगे समझ में उतारो। देखो इसका सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना भाई, ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। पहले हल की स्थिति चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई A1 बटा A2, A1 x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 बटा A2 में 3 आएगा 1/3। अब B1 बटा B2, B1 है माइनस का 3 और B2 भी है माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग 3 में 1 बार। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन क्या बनी, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। और बच्चों अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय। अगर दोनों बराबर नहीं है, अद्वितीय मतलब एक एक उत्तर ही आएगा, x का भी एक ही आएगा और y का भी एक ही आएगा। और अगर अद्वितीय हल हैं तो आपको इसे वज्र गुणन विधि के द्वारा क्या करना है, हल करना है। चलिए करते हैं। वज्र गुणन विधि में सबसे पहले तो लेते हैं x और उसके नीचे मान लिखते हैं। x को छोड़कर बाकी दोनों मान लिखते हैं। x को छोड़ दो, बाकी देखो यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, ठीक है। अब फिर आएगा यहाँ माइनस का 7 और यहाँ आएगा माइनस का 15, ठीक है। x का मान ही लेना है, बाकी दोनों मान लेने हैं। अब y का देखो, यहाँ y और y के नीचे y के मान को छोड़ दो भाई। आगे माइनस का 7 और माइनस का 15, माइनस का 7 और माइनस का 15, जो मान आपने यहाँ छोड़ा था वही मान यहाँ आएगा। और फिर आगे 1 और 3, यहाँ आएगा 1 और 3। अब अचर पद लेते हैं भाई 1, ठीक है। अब इसके नीचे अचर पद को छोड़ दो, बाकी ये दोनों 1 और 3, -3 और 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा -3, यहाँ भी आएगा -3, ठीक है। जो मान आपने यहाँ छोड़ा वही यहाँ आएगा, जो मान फर्स्ट में है वही मान लास्ट में आएगा। समझ में आ गया। अब करना है वज्र गुणा। क्या करना है भाई, वज्र गुणा। पहले ये दोनों गुणा होंगे, पहले ये दोनों गुणा होंगे, यहाँ पहले यहाँ ये दोनों गुणा होंगे, ठीक है। फिर आपके ये दोनों गुणा होंगे, यहाँ भी ये दोनों गुणा होंगे और यहाँ भी ये दोनों। पहले विशेष ध्यान रखना, गुणा आपको जैसे मैंने कहा वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना बेटा। तो करो भाई। सबसे पहले देखो x, अब गुणा करते हैं, 15 × 45 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7 × 21 माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा किसका, माइनस का। अब बराबर y, अब बटा देखो 7 × 21 माइनस प्लस माइनस, 15 एकम 15 माइनस प्लस माइनस, और इन दोनों के बीच चिन्ह आएगा किसका, माइनस का, ठीक है। अब बराबर 1 बटा देखो 3 एकम 3, ये माइनस का 3, ठीक है, 3 × 3 = 9, ये माइनस का 9, और इन दोनों के बीच चिन्ह आएगा किसका, माइनस का, ठीक है। अब देखो आगे x बटा, बाकी करो यहाँ 45 में से 21 घटाओ, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24 आ गया, बराबर y बटा, पहले कोष्ट घटा दो,
तो माइनस का 21, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस का 15 बराबर, अब यहाँ पे देखो 1 बटा माइनस है तो 3 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का 9। ठीक है, देखो यहाँ पर x बटा 24 बराबर, अब यहाँ देखो बाकी करो, y बटा 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर 1 बटा 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेंगे प्लस के। हो गया। अब क्या करना है आपको, x का मान एक बार अचर पद के बराबर और y का मान एक बार अचर पद के बराबर रखना है। तो रखो, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो x बटा 24 बराबर लेना है इसको 1 बटा 6 के, यहाँ करेंगे तिरछा गुणा, 6 को 1 से किया तो 6x, 24 से कम 24, मान x का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, x बराबर 24 बटा 6, x बराबर 6 चौका 24, ये आ गया 4, x का मान कितना आ गया भाई 4, समझ में आ गया। अब y का मान भी अचर पद के बराबर, तो y बटा 6 बराबर आएगा 1 बटा 6, ये माइनस का है। ठीक है, अब देखो मान y का ज्ञात करना है तो तिरछा गुणा, y को 6 से तो 6y और 6 एकम माइनस का 6, मान y का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, y बराबर माइनस का 6 बटा 6, 6 का भाग 6 में एक बार, तो y का मान आ गया माइनस का 1। तो ये तो है x का मान और वो है आपकी किसका, y का मान। तो बच्चों ये थी आपके वज्र गुणन विधि। तो सवाल नंबर 1 के सभी सवाल हमने इसमें कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गणित आपको इस चैनल पर पूरी पढ़ाई जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।